आत्मा जब तक उसका अस्थियों का विसर्जन नहीं होता तब तक वो ट्रैवल कर रही है। क्रिमेशन में जहां बाकी लोग खड़े थे, खुद जिनकी संस्कार हो रहा था वो पिताजी साथ ही खड़े हुए थे। जानवर को मार रहा है, उसको काट रहा है, क्या उसका भी इक्विवेलेंट रिपरकशन है आगे हमारी कार्मिक साइकिल? अगली बार आओगे पहचान भी नहीं पाओगे कि मैंने क्या गलती की थी, लेकिन सजा होगी। उसने उसे डंडों से मारा और फिर एक डंडा जो है ना उसके मुंह में ऐसे डाल के, दिस पर्सन वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग कि मैंने ऐसा किया। मैंने विराट कोहली का पास्ट लाइफ देखा था। किसी के साथ कुछ वक्त रहे, फिर चीट कर दिया उन पे, उनको छोड़ के चले गए। उसने कहा कि लगभग 26 लोगों ने मुझे जीवन में चीट किया है, सिर्फ यूज किया है मेरे शरीर का। चरित्र नाम की कोई चीज नहीं है। जो लोग जा चुके हैं उनसे दोबारा आपकी बात करा सकते हैं, आपका कनेक्शन करवा सकते हैं। आपके चक्कर में अगर ये सोल रुक गई तो ये पक्का है कि एक तो ये आपके घर को इम्पैक्ट करेगी नेगेटिवली। रिवेंज की भावना के साथ एक इंसान की डेथ हो जाए, बॉडी पे जो पेन हो रहा है जब उसको जला रहे हैं, वो चीख रही है वो उस समय में, तब उसने मरते हुए कसम खाई थी तुम्हारी 7 पीढ़ियां ऐसे ही जलेंगी। हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं संजीव मलिक जी, जो कि हैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट और एक रेकी ग्रैंड मास्टर। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी पिछली कुछ जिंदगियों में झांक के देख सकते हैं और कैसे उस वक्त पे किए हुए हमारे कर्म हमारी आज की जिंदगी को इफेक्ट कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि एक इंसान की डेथ के बाद उसकी आत्मा कैसे ट्रैवल करती है और वो कहाँ जाती है। इसलिए आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाला है। सो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नमस्कार संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द नमित शो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नमस्कार। तो संजीव जी, जैसा कि सब लोग जानते हैं, ऑडियंस आपको इतने अच्छे से जानती है कि आप एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, एक रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। तो इस पॉडकास्ट को हम इन्हीं सारी चीज़ों के अराउंड रखेंगे। हमारी पास्ट लाइफ, हमारा कर्मा और हमारी पास्ट लाइफ कैसे हमारे प्रेजेंट को इफ़ेक्ट करती है, और बहुत सारी ऐसी इंट्रीगिंग बातें। तो इसमें ना सबसे पहले ही मेरे दिमाग में सवाल आता है कि हमने जब बात आती है ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में जानने की, तो बहुत से लोग मतलब ये चीज़ें करते हैं, ये हमने सुना है आजकल की ये चीज़ होती है। बट अगेन फिर एक डाउट आता है दैट इज़ इट एक्चुअली पॉसिबल कि एक इंसान अपने करंट लाइफ में अपनी प्रीवियस लाइफ को देख सके? इज़ इट पॉसिबल? व्हाई नॉट, पॉसिबल तो है ही। एक बात आप देखिए कि मेमोरीज कभी जाती नहीं है, एक एनर्जी है जी। आपने एक पूरा लाइफ टाइम जिया है, राइट? जैसे एक पूरे जीवन में अगर मैं अभी से आपसे आपके बचपन के बारे में कोई सवाल करूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से जब आप 10-12 साल के थे या 5 साल के थे, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहा हो या बहुत ज़्यादा सुखद रहा हो, मम्मा ने बहुत प्यार से गले लगाया, कोई बड़ा अवार्ड मिला, कोई छोटी मोटी रेस में जीत गए, कुछ भी किया, मतलब फॉर एग्जांपल आपको वो कितना वाइब्रेंटली याद होगा कि मैंने उस दिन ये ऐसे ऐसे शर्ट पहनी हुई थी, मैं ऐसे था, मैं बहुत एक्साइटेड था। आपको वो चीज़ें अभी भी, हालांकि वैसे सोचिए तो वो हो सकता है 20-25-30 साल पुरानी बात हो, लेकिन आप थोड़ा याद करोगे तो बाकी सब भूले होगे, लेकिन एक आधी चीज़ आपको जरूर याद रहेगी, वो चीज़ जिसने आपको इमोशनली टच किया। तो मन है, मेमोरीज कभी जाती नहीं है, आपने वो जीवन जिया है, राइट? इससे डेफिनेट बात है। और अगर हम अपने सनातन धर्म को मानते हैं तो सनातन धर्म में ये कंसेप्ट तो है इसे कि ये चेतना, ये आत्मा चिरस्थायी है, यानी कि सदा से थी, सदा है, सदा रहेगी। यानी अगर मैं आज हूं तो मैं पहले भी कभी था जी, चाहे किसी भी रूप में रहा था जी। और अगर मैं इवोल्यूशन के सिद्धांत को मानता हूं तो मैं कभी हो सकता है मैं एनिमल फॉर्म में रहा हूं, मैं किसी और हायर में रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरा इवोल्यूशन हो रहा है जी। और अगर मैं इस बात को मानता हूं तो मेरा कभी ना कभी पिछला, अगर आज मैं किसी प्रॉब्लम में हूं तो पीछे मेरा कुछ ना कुछ तो रहा होगा जी। तो एक तो यही कारण है, मतलब बेस जो दिखता है। दूसरा, बहुत बार आपको खुद भी तो पता चलता है, इंसान को जैसे सोचता है कि यार इस जगह पर मैं पहले भी कभी आया हूँ, ये घटना पहले भी हो चुकी है, जिसे डेजा वू बोलते हैं जिसे, हाँ जी। तो डेजा वू भी होता है, और एक का नहीं लाखों करोड़ों लोगों का एक्सपीरियंस है। वो जगह, ये इवेंट, ये व्यक्ति बड़ा जाना पहचाना सा लगता है, तो कुछ ना कुछ तो वो भी होता ही होगा। फिर दूसरा, कुछ और भी बात है, जैसे आपके लाइफ, आप सीधा सीधा सवाल कर सकते हो, यार मैं गरीब घर में पैदा हुआ तो क्यों हुआ, या मैं अमीर घर में पैदा हुआ तो क्यों हुआ, मैं अंबानी घर में पैदा क्यों नहीं हुआ। ये एक बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि यार अगर कोई एक इतनी रिच फैमिली में पैदा हो रहा है, इलॉन मस्क के घर में अगर कोई हो रहा है, कोई बिल गेट्स के घर में पैदा हो रहा है, और एक इंसान बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली में या बहुत ही पॉवर्टी लाइन की जगह पे पैदा हो रहा है, ये किसी बेसिस पे तो डिसाइड होता होगा कि कौन कहाँ जाएगा, राइट? और यूँ तो है नहीं भगवान रैंडमली नंबर लगाता होगा, आज आप 5 नंबर तेरे को उठा के आज नहीं, ऐसा नहीं। भगवान कहीं ना कहीं सबके पीछे एक रीजन है, कॉज एंड इफेक्ट पर ये सृष्टि बनी है जी। आज इफेक्ट हम देख रहे हैं, कॉज भी जरूर रहा होगा, राइट? बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, बिल्कुल लॉजिकल एकदम।
तो आज कोई व्यक्ति दुखी है, एक गरीब घर में पैदा हुआ, कुछ तो परमात्मा ने या यूनिवर्स ने, नेचर ने सोच के आपको यहाँ पर जन्म दिया होगा, कुछ तो कुछ कनेक्शन रहा होगा। कोई एक व्यक्ति जीवन में आता है, बहुत अपना सा लगता है, और कोई व्यक्ति जीवन में आता है, बहुत नफरत सी होती है, देख के नफरत आती है, कुछ तो होता होगा। किसी व्यक्ति को मतलब देखते ही लगता है कि जैसे हमसे बहुत पहले बार मिल रखे हैं, ऐसा किसी जगह पर जाके ऐसा लगता है, किसी को पहाड़ों से बहुत लगाव है, क्यों? कुछ तो होता होगा। लाइक वो मेमोरीज कहीं ना कहीं हमारे अब चेतन मन में पड़ी होती हैं, तो उसको डेफिनेटली उससे हमारा कोई ना कोई कनेक्शन तो है, और ये हमारी पास्ट लाइफ से कहीं आ रहा है। डेफिनेट है, कुछ तो है। अब जैसे इस चीज़ पे फिर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपने बात की कि मेमोरीज रहती हैं और कोई इंसान ऐसा है तो क्यों है। तो बहुत सारे लोगों के अंदर ना आप देखेंगे बचपन से ही कई चीज़ों का फोबिया होता है। कोई इंसान पानी से डरता है, कोई हाइट से डरता है, कोई फायर से डरता है। तो क्या ये फोबियाज जो हैं, ऑफ कोर्स कोई चूज नहीं करता कि मैं इस चीज़ से डरूंगा, ये फोबिया क्या हमारी किसी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से कनेक्टेड है? देखो, अगर आप बचपन से ही आपको ऐसा है, जब आपने होश संभाला और ऐसी कोई घटना इस जीवन में तो नहीं हुई, तो कुछ तो रहा होगा कि उसका पास से कोई कनेक्शन रहा होगा। मैंने अभी आपको ऑफलाइन भी कुछ बताया, जैसे कोई एग्जांपल बता रहा हूँ, एक बार तो एग्जांपल से समझाना आसान होगा जी। एक लड़का जो है हमारे पास आया और उसने कहा कि मेरे सिर में दर्द रहता है, और ये एक रियल लाइफ स्टोरी, ये रियल लाइफ स्टोरी है। ठीक है। हाँ, उस बंदे का नाम नहीं बता सकता, बाकी सब मैं बता सकता हूँ, सब बिल्कुल रियल है। तो उस बंदे का सिंपली उसको कहता है मेरे सर में दर्द रहता है और मुझे ऑपोजिट जेंडर यानी लड़कियों से बहुत डर लगता है। तो उस लड़के को लड़कियों से डर लगता है। ये दिल्ली की बात है, और यहीं पे हमने पीएलआर किया, तो फिर हमने देखा कि अब लड़कियों से डरना मतलब अजीब सी बात की, ऐसा कोई कॉमन सी बात है, हम सबको ऐड है, सब पढ़ रहे हैं साथ में, उसमें कि डरने वाली क्या बात है, बट उसको डर लगता है। और साथ में सर में दर्द रहता है, और वो दर्द लगभग 18 सालों से है उसको, यानी और कोई इलाज नहीं है, पेन का कारण नहीं पता, सब तरह के इलाज करवा लिए हमने। जिसका जब पास्ट देखना शुरू किया, तो इसके पास पहली चीज़ जो हमने देखी इसकी लाइफ में, ये 1965 की कहीं बात थी, जब ये बच्चा इससे पिछले जन्म में पैदा हुआ था। उसमें हमने देखा कि जब ये बच्चा था उस समय एक लेडी के फॉर्म में था ये, और वो लेडी जो है गोवा में कोई प्रोस्टिट्यूशन वो चलाती थी, ब्रॉथल चलाती थी जैसे। तो उस समय में उसका ये काम था जैसे लड़कियों को अलग अलग जगह से खरीदना, बाय करना, उनको पैसा पे करके फिर उनसे प्रोस्टिट्यूशन करवाना। बहुत बुरा था, जाहिर सी बात है। तो लड़कियों से चिढ़ती थी, तो लड़कियों ने एक बार उसको इसी तरीके से मतलब ट्रीट करते हुए कि भाई यही हमारी प्रॉब्लम की जड़ है, उनको क्लाइंट्स को बेच देना और इस तरीके से उनका यूज़ करना, जैसा वो करती थी। तो लड़कियों ने मिलके एक बार उसको सबने योजना बनाई और उसको मिलके बहुत मारा, और ये फीमेल फॉर्म था। हाँ, जो लड़के की फीमेल फॉर्म थी पिछली लाइफ में, उसको बहुत मारा, उसको मारा। और बाद में उसको जो है ना, वो तीसरी मंजिल पे थे, उठा के नीचे लटका के नीचे धक्का दे दिया। तो जब वो गिरा तो गिरते हुए उसके सिर पे चोट लगी, और फिर वहीं पे उसकी डेथ हो गई। वो जो पेन था, मरते हुए जो पेन था उस आत्मा ने जो झेला, वो पेन जो है ना कैरी फॉरवर्ड रहा इस जीवन में। मतलब इस जीवन में आया तो ये पेन के साथ ही पैदा हुआ। इसको बचपन से इसने बताया कि जब मेरी आंख भी नहीं मतलब ढंग से खुली थी, तब भी मुझे सिर में पीड़ा रहती थी कॉन्स्टेंटली। अब कोई तो एक्सप्लेनेशन होगी, या तो उसका कोई ना कोई MRI में कुछ आया, कुछ हो रहा है, वो भी नहीं पता लग रहा जी। तो पेन लेकिन कांस्टेंट है। तो पेन कहीं ना कहीं सोल लेवल पर है, कहीं ना कहीं मन के लेवल पर है। और फिर इस जीवन में जैसे हमने उसको स्टोरी सुनाई ना, उसको स्टोरी को सुनते सुनते तुरंत उसमें हमें बताया गया पास्ट लाइफ में कि इस बंदे को बोलो कि उन लड़कियों की आत्माओं से माफ़ी मांगे। उन लड़कियों की, क्योंकि जिस को इसने उस प्रोस्टिट्यूशन में धकेला उसके लिए माफ़ी मांगे, और अपने पीड़ा के लिए भी, जो सिर में इसको दर्द रहता है उसके लिए भी प्रार्थना करे। यूनिवर्स इसको माफ़ कर सकता है अगर ये माफ़ी मांगता है, सीरियसली एक्सेप्ट करे अपनी गलती को। उसने किया, उसने दिल से किया कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, और उस दिन से उसका पेन कम होना शुरू हो गया। मतलब फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, 18 साल से जो पेन नहीं जा रहा था, जो वो उसका उस दिन से कम होना शुरू हो गया, और अगले 1-1.5 महीने में पूरी तरह से वो पेन खत्म हो गया। प्लस वो जो फियर था लड़कियों के प्रति, वो पूरी तरह से उसका वो ओवर हुआ। उसने फील किया कि उसके बाद उसका जो डर था, वो चीज़ जो कॉन्स्टेंटली उसको हॉन्ट करती रहती थी, उससे वो बाहर आया। दूसरी बात, फिर उसने मतलब उसको ये भी बोला गया कि अब तुम्हारा जीवन का एक ऑब्जेक्टिव है, इस टाइप के गर्ल्स जो इस धंधे में धकेल दी जाती हैं, उसको तुम्हें उस चीज़ से बचाना है। तो तुम्हें कुछ ऐसी NGO या कुछ ऐसा में काम करना है जिसमें उन लड़कियों के लिए आप कुछ कर सको। तो विमेन एम्पावरमेंट पर काम करना तुम्हारी लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव है।
ओके। अगर ये लड़का इस पर काम करता है तो डेफिनेटली इसके जीवन की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बात सोचने की है ना। अदरवाइज मेरे पास मतलब जैसे यही वाली बात है कि कोई तो कारण रहा होगा कि इस जीवन में वैसा क्यों है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे एक पार्टनर, आप अपनी मनमर्जी से एक पार्टनर चुनते हो, एक लाइफ पार्टनर, और वो पार्टनर समय पर आकर चीट करता है। और फिर कभी कभी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, मैंने ऐसे केस भी देखे हैं जिनके साथ 25-30 बार चीटिंग हो चुकी है। मतलब इस टाइप की बार बार सिमिलर टाइप का। एक लड़की का सेम वे में हमारे को ये कहना था कि उसने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे ना मैं चीटिंग के लिए पैदा हुई हूँ, मुझे सब चीट ही करते हैं और फिजिकली चीट करते हैं, मतलब मेंटली फिजिकली अब्यूज करते हैं, और मैं सिर्फ झेलती रह जाती हूँ सारी चीज़ों को। मुझे हर पार्टनर चीटिंग वाला ही क्यों मिलता है। अब बड़ी 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 सीरियस है ये बात। कोई मतलब किसी को भी बड़ा पेनफुल लगेगा भी, ऐसा क्यों। और ऐसे आपके व्यूअर्स भी इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई समस्या होगी तो आप लिखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि आखिर मेरे जीवन में पेन है तो है क्यों, कुछ तो कारण रहा होगा ना। तो वहाँ से हमने जो उसका पास देखा तो पता लगा कि ये लड़की किसी समय में यूरोप में एक काउबॉय टाइप थी, बड़ी फेमस थी, मतलब बहुत सुंदर थी, मतलब एक एज ए मेल काउबॉय, एज ए मेल काउबॉय। तो वहाँ पर बहुत फेमस थी, बहुत सुंदर थी, और उसका ये था कि उससे अट्रैक्ट होती थी लड़कियाँ। तो जहाँ तहाँ उसको लगा अपना उनके साथ उनको कांटेक्ट करता, वो उस पर अट्रैक्ट होती थी, उनको यूज़ करता अपने लिए, और फिर उसके बाद छोड़ देता। कौन तुम और कौन मैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ करना उसने। इस जीवन में एग्जैक्ट सेम उसके साथ हो रहा है। अब वो एक लड़की बनाया गया उसको, क्योंकि तभी वो एक लड़की का दर्द समझ सकते हैं कि जब मैंने पेन दिया था किसी को तो वो पेन कैसा था। अदरवाइज जब तक आप रिसीविंग एंड पे नहीं जाते आपको पता कैसे चलेगा पेन कैसा था। बात सीरियस है। इसी तरह से चीटिंग दोगे चीटिंग मिलेगी, प्यार दोगे प्यार मिलेगा। कई लोगों को घर बड़े अच्छे मिलते हैं, मतलब इतना प्यार वाली जगह मिलती है, जैसे बचपन से माता पिता बड़े ऐसे होंगे, मोटिवेटिंग माता पिता मिले होंगे, या ऐसी फैमिली में, फौजी फैमिली में जन्म हुआ, कुछ तो कारण रहा होगा। क्या आप और मैं अंबानी घर में क्यों नहीं पैदा हुए, कोई भी सवाल कर सकता है। वाई नॉट, क्यों नहीं। और क्यों हमें इस बचपन से ऐसा स्ट्रगल झेलने को मिला जो कि बहुत से लोगों को नहीं मिलता। या हमसे भी ऐसे गए बीते लोग हैं जिनका जीवन बिल्कुल धारावी जैसी, मतलब ऐसी कॉलोनियों में पैदा होते हैं जहाँ पर एक्चुअली गंदगी में ही पैदा होते हैं और गंदगी में ही पूरा जीवन बीतता है। कुछ तो कारण रहा होगा। और एक्चुअली में पता है ये सवाल एक ऐसा है जो मेरे को ऐसा लगता है, मेरे पास कितनी बार ऐसे लोग आते हैं उनके ब्रेकअप्स के बाद या कुछ ऐसे उनकी लाइफ में मिस हैपनिंग के बाद, और उनका सिर्फ एक क्वेश्चन होता है कि यार आखिर मेरे साथ ही क्यों हुआ, वाई मी। मतलब सबसे बड़ा सवाल ये होता है, वो कहते हैं कि मैंने सब सही किया था अपने रिलेशनशिप में, मैंने सब सही कर रहा था, सब सही कर रही थी, मैंने अपना बेस्ट दिया, 100% दिया, फिर भी मेरे साथ ही क्यों हुआ। राइट। देखो प्रॉब्लम तो है कहीं ना कहीं। मैं पास्ट लाइफ को मान लो 1 मिनट के लिए, किसी को पसंद आए ना आए समझ, वो आपकी मर्जी की बात है, आपकी मान्यता की बात है, पर आपके जो जीवन के सबसे बेसिक क्वेश्चंस है ना, उनका आंसर आपको पास्ट लाइफ में जरूर मिलेगा। क्वेश्चन तो पूछना चाहिए, इंसान है, पूछना उसका हक है भी। मेरे साथ ये सफरिंग है तो क्यों है, मुझे ये मेंटल एगनी मिली या मेंटल ट्रॉमा मिला तो क्यों मिला। राइट। आप किसी के साथ जैसे अब रेप जैसी कोई इतनी जघन्य घटना घटती है, कोई इंसान पूछ सकता है भाई मेरे साथ ही क्यों। संसार में आधी आबादी जो 9 अरब की जनसंख्या है, 4.5 अरब लेडीज है, मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों हुआ। सवाल बिल्कुल वैलिड है। इसी तरह अन्य चीज़ों के बारे में 1000 सवाल हो सकते हैं हमारे जीवन में। तो जैसे ही आप ये सवाल करते हो कहीं ना कहीं यू हैव टू लुक बैक, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। पूरा वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड जो है वो कैजुअली नहीं चल रहा, ऐसे नहीं चल रहा, आउट ऑफ नथिंगनेस नहीं पैदा हो गया और आउट ऑफ नथिंगनेस की तरफ नहीं जा रहा। कुछ तो हो रहा है, सब कुछ एक रीजन है उसके पीछे। तो जब आप उसके रीजन को थोड़ा एक्सप्लोर करते हो तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। जैसे मैंने ये जो अभी आपको एग्जांपल दिया ना, इसी टाइप का एक एग्जांपल हमारे सामने आया था। एक कपल हमारे पास आया, उसने हमें बोला कि हमारे घर में बच्चे नहीं होते, बेबी नहीं होते, और इनको कोई फीमेल इशू भी रहता है। अपनी वाइफ के बारे में बोला, इनको कोई फीमेल इशू रहता है, ब्लीडिंग कुछ होती रहती है। देखो डॉक्टर्स मौजूद हैं, सारी एक से एक मेडिकल फैसिलिटी है, फिर भी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही अभी तक, और बच्चे नहीं हो रहे। तो अब इसका जब कारण पे हम गए पीछे, पता चला कि ये दोनों जो आज मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, ये पिछले जीवन में दोनों मेल फ्रेंड्स थे। जो लेडी है वो किसी साहूकार का बेटा था, और ये जो दूसरा व्यक्ति है ये उसका असिस्टेंट था, सहायक था, मतलब जो उसका हस्बैंड है आज उसका असिस्टेंट था।
एक बार ये लोग कहीं मतलब जैसे मस्ती वस्ती, पैसा था भरपूर, कोई जिम्मेवारी थी नहीं, कोई काम था नहीं, तो बस अपने जीवन को खूब एंजॉय करना जैसे तैसे करके, और दूसरों का यूज़ करना जैसा हो सकता है, अपनी रोब झाड़ना। अब वहाँ पर हमने देखा कि एक ऐसी घटना, उनके आसपास में कोई खेत थे और खेतों में उनका फार्म हाउस टाइप का बना हुआ था, तो वहाँ पर एक लेडी को इन्होंने जो है ना, कोई प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको इन्होंने अपने उसमें लेकर आए जैसे तैसे कि उसको बुलौखा दिया और फिर उसका फिजिकली अब्यूज़ किया। अब वो प्रेग्नेंट है और उसका फिजिकली अब्यूज़ किया गया, तो इस कंडीशन, ये जो घटना है ये इतनी सीरियस, आप सोच के देखिए, और इसी बंदे ने किया जो आज वाइफ है। वो एक प्रेग्नेंट लेडी, उसकी कंडीशन की इतनी ख़राब, आप सोचने की बात है, उसके साथ अब्यूज़ किया गया। तो आज सेम कंडीशन इसके साथ है, वो उसको जो ब्लीडिंग हुई, 6 महीने तक ब्लीडिंग नहीं रुकी थी, 6 महीने इसकी भी ब्लीडिंग कभी रुकती नहीं है। इसकी जो समस्या है, जो ये बता रही है, बात लगती बड़ी अजीब सी है, आखिर क्यों इसी के साथ। और मजे की बात, मतलब पॉजिटिव बात यह है कि जैसे ही हमने इसको कहा कि तुम सबसे पहले तो माफ़ी मांगो, कुछ तो गड़बड़ रही होगी, माफ़ी मांगना शुरू करो कि मैंने कभी किसी का जो दिल दुखाया, जो तकलीफ दी, तो मुझे प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। जैसे आप ये अपनी फॉरगिवनेस की वाइब्रेशंस भेजते हो, कुछ दिनों में ठीक होने का जो उनका रिवाइवल का प्रोसेस है वो चालू हो गया। शी गॉट रिकवर्ड थोड़े ही टाइम के अंदर, लगभग 2-2.5 महीने में उसने कहा कि उसकी प्रॉब्लम जो है, वो पेन जो था और जो तकलीफ थी वो ओवर हो गई। अब उसका जो दूसरा कॉज कि उसने उसके बच्चे को, क्योंकि गर्भ में ही वो बच्चा मार दिया गया, इनको बच्चे का कोई हक नहीं है अब, राइट। इनको भी कम से कम इतना तो सोचना चाहिए ना, जब इंसान कर्म कर रहा है तो जो पीड़ा, जो तकलीफ आप किसी को दे रहे हो, ये जानकर ही देनी चाहिए कि आपको एग्जैक्ट ऐसी ही रेप्लिकेट होने वाली है। जो पेन आप किसी को दे रहे हो वो मिलने ही वाला है कभी ना कभी। बस पास्ट लाइफ की थ्योरी को मैं इसीलिए, मैं देखो, कारण होता है ना हर एक चीज़ का, मेरा शुरू से ही बचपन से इसी बात के ऊपर था, कोई भी चीज़ के पीछे कारण जानना बहुत ज़रूरी है। एक दुख है तो दुख के पीछे कारण होगा, सुख है तो सुख के पीछे भी कारण होगा। अपने जीवन की भी अनेक घटनाएं ऐसी हैं, मैंने अपनी लगभग 200 लाइफ स्टोरीज देखी हैं अपनी खुद की, और लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों का पास्ट लाइफ देखा है। तो इन सब के थ्रू जो नॉलेज मिली उसको मैंने बुक में भी डॉक्यूमेंट किया, और हम लोगों का पास्ट लाइफ देखते और दिखाते भी हैं। इससे बहुत सारी चीज़ों के आंसर पता चलते हैं। हर व्यक्ति अपना सवाल कर सकता है, आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी कहीं, उनके भी दुनिया भर के सवाल होंगे, यू शुड आस्क द क्वेश्चन, एटलीस्ट कहीं ना कहीं से आंसर मिलेगा। सर, इसमें मतलब मैं एक बार उस स्टोरी पे आना चाहूँगा जो भी आपने इंसिडेंट बताया कि वो फीमेल और मेल कपल का। तो जैसे आपने कहा कि लास्ट टाइम जो उन्होंने ये चीज़ की थी, इस बार उनको चाइल्ड का हक नहीं है, तो क्या इसके लिए फिर कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया उनका? कोई देखो, अभी फॉरगिवनेस की बात हमें की गई, मतलब फॉरगिवनेस की माफ़ी जरूर मांगे, तो माफ़ी से क्या हुआ, उनका पेन तो तकलीफ दूर हो गई, जो उनको फीमेल इशू था वो तो सोल्व हो गया। लेकिन जहाँ तक बच्चे की बात है, ये अभी भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो कर्म इतना जघन्य था, एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ ऐसा करना कि इतना जघन्य कृत्य था, प्रकृति माफ़ नहीं करती। अब माफ़ी के लिए गुंजाइश क्या है, इस जीवन में बच्चों की सेवा करे, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए कुछ, उनके हक के लिए, उनकी पॉजिटिविटी के लिए, उनके पोषण के लिए, उनके न्यूट्रिशंस के लिए कुछ करे। देन कुछ समय के बाद ऐसा होगा तो होगा। सोल्यूशन बता दिया गया, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई वो नहीं है कि मैं कह सकूँ कि ऐसा हुआ, लेकिन ज़रूर ऐसा हो सकता है। मतलब ये कितना, ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से ना माइंड ब्लास्टिंग चीज़ है कि आप बंदा ना इस सोच में पड़ जाता है। जैसा मतलब मैं ओपनली इस पॉडकास्ट पे बात कर रहा हूँ कि मैंने अभी आगे इसी पास्ट लाइफ पे कुछ क्वेश्चंस आगे सोचा था कि इस डिस्कशन में पूछूंगा, बट अभी जो आपने बात कही, मेरे इसी सेकंड अभी एक माइंड में चीज़ क्लिक करी कि आपने कहा कि इतना जघन्य अपराध था जो उन्होंने उस लेडी के साथ पास्ट लाइफ में किया, कि वो प्रेग्नेंट थी एंड उन्होंने उसके साथ वो गलत काम किया, एंड टुडे दे आर डूइंग दैट। अब मेरे मन में ये सवाल आता है कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो लोग नॉन वेज खाते हैं, डेफिनेटली वो देखो जान है, चाहे वो इंसान की जान है, चाहे वो जानवर की जान है, दर्द एक है, चाहे वो इंसान का दर्द है, चाहे वो जानवर का दर्द है। तो जो इंसान एक जानवर को मार रहा है, उसको काट रहा है, उसको फ्राई करके खा रहा है, कुछ भी करके खा रहा है, क्या उसका भी इक्विवेलेंट रिपरकशन है आगे हमारी कार्मिक साइकिल? डेफिनेटली सोच के देखिए ना कि एक व्यक्ति की अभी आपने कहा ना, जान तो जान है ना, चाहे किसी की भी क्यों नहीं हो। नेचर में हिंसा बर्दाश्त नहीं है किसी को भी, प्रकृति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आप हिंसा करो।
मन से, वचन से, कर्म से किसी भी टाइप की हिंसा अगर आप कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, किसी को तकलीफ दे रहे हो, चाहे फिजिकल वे में, मेंटल वे में, चाहे किसी और वे में, आपको एग्जैक्ट सेम पेन कभी ना कभी झेलना पड़ेगा। ये सीधा सीधा रूल है। पेन दोगे पेन मिलेगा, तकलीफ दोगे तो अब ये देखो, एक व्यक्ति लोग आमतौर पे कहते हैं कि मैंने थोड़ी मारा था, मैंने तो सिर्फ खाया था। हाँ, मैंने मारा नहीं। हाँ। नहीं, मैंने मारा नहीं था, लेकिन रिस्पॉन्सिबल तो आप ही थे। अगर आपने किसी व्यक्ति ने ना खाया होता, अब मैंने नहीं खाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी को कहीं मारता रहे, मुझे उस कर्म से कोई लेना देना नहीं। मैं इन्वॉल्व तब हो जाता हूं जब मैं उसको खा रहा हूं, अन्यथा मेरे साथ कोई लेना देना नहीं इस बात का। दुनिया में कितने मुर्गे मर रहे हैं, कितने बकरे काटे जा रहे हैं, सबके लिए मैं जिम्मेवार थोड़ी हूं, मेरा उससे कोई कंसर्न। लेकिन जब आप खा रहे हो तब आप जिम्मेवार हो जाते हो, आप उसका एक हिस्सा हो, उस हिंसा का एक पार्ट हो। तो इस हिंसा में अब सोच के देखिए ना, एक व्यक्ति छुरा लेकर खड़ा हुआ है, एक बकरे को मारने जा रहा है, कितना दर्द होता होगा। कभी किसी ने थोड़ी सी, हमारे को इतनी सी एक सुई भी चुभ जाती है, डॉक्टर सुई लगाता है, या ऐसे कोई कट लगाना पड़ता है ब्लड सैंपल लेने के लिए, हमारी कितनी हालत खराब हो जाती है। कहीं ना कहीं उससे भी पेन तो होता ही होगा, कोई माने ना माने। और दूसरी बात, अब तो फील करने के तरीके भी हैं, पेन की भी डिग्री नापी जा सकती है कि कितनी तकलीफ उसे झेलनी पड़ी होगी। चाहे इसको कोई कितने ही हम सॉफ्ट वर्ड में कह दें कि हलाल है कि हराम है, क्षमा चाहता हूँ। हाँ। किसी को ये भी लगता होगा कि नहीं ऐसे नहीं, वैसे काट देंगे तो वैसे नहीं। अरे भाई क्या मार तो रहे हो ना, जान तो ले रहे हो ना, जान तो जा ही रही है। हाँ, सीधी नहीं काटेंगे, थोड़ी सी ना ऐसे कट लगा देंगे, धीरे धीरे करके मरेगा। भाई माफ करो यार, सोच के देखो, हिंसा तो हिंसा ही है ना। अच्छा, झटके में एक ही बार आप उसको कैसे भी करके कुछ भी नाम दे दो, कोई भी सॉफ्ट वर्ड यूज कर लो उसके लिए, मार तो दिया ना। जिसकी जान पे निकली है, किसी ने एक बार ये चीज आपके साथ की होती तो सोच के देखो क्या हालत होती। आप कितना बड़ा दंगा कर देते, कितना जरा उबल जाते इस बात के ऊपर, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। छोटी सी हिंसा का हम कितना बड़ा बदला लेते हैं, और किसी के साथ हिंसा हुई आपको पता भी नहीं चला, जस्ट इसलिए कि वो एक एनिमल है। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि उसने बोला नहीं, बात उसने बोला नहीं तुम मेरे को मार रहे हो, जुबान नहीं है उसके पास कहने की, तो हमें लगा कुछ नहीं किया हमने, हम बच गए। अब देखो, हमारे यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, हमारे सनातन धर्म में जो हमें सिखाया गया है, सभी प्राणियों में इक्वलेंट आत्मा मौजूद है। सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर युग पानी। सबके अंदर वो एक ही प्राण आयु बसती है। कहीं ना कहीं अगर मैं ऐसी ही बात करूं कि क्या एनिमल्स के अंदर सेम कॉन्शियसनेस नहीं है, माफ करना, बिल्कुल मैं पॉजिटिव सेंस के साथ बोल रहा हूँ। हनुमान जी का रूप एक वानर का रूप था, जरा याद दिलाने के लिए। अगर हम किसी कॉन्शियसनेस को ऊपर या नीचे मानते हैं कि उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है कि नहीं है, इसी तरह से हमारे यहाँ पर रिच जो है ना, उनका भी एक वे रहा है। कहने की बात बता रहा हूँ क्योंकि लोग जिन प्रमाण को समझते हैं उन्हीं के एग्जाम्पल देना उचित होगा। जी जी, राइट। कहने को ये इतनी हायर स्पीसीज भी हो सकती हैं, हो सकती हैं, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर भी सेम आत्मा मौजूद है, और उनके प्रति किया हुआ अपराध भी सेम वे में काउंट होगा। तो काउंट तो होता है। किसी को दर्द दिया है, जो दर्द दिया गया है वो दर्द वापस मिलेगा। अब आपके पास ऑप्शन भी तो मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपके पास अनाज नहीं था, क्या सब्जियां नहीं दी गई थी, प्रकृति ने दी हैं। एक समय के बाद फल अपने आप ही गिर जाता है, डाल से पक के टूट के गिर जाता है, राइट। तो आप खाओ उसको, बड़े प्यार से खाओ, और ऐसी खाई भी जाती चीजें। तो उसमें मिनिमम से मिनिमम एक तरीके से हिंसा छोटी सी है, बिल्कुल ना के बराबर। एक हिंसा कितनी बड़ी है, आप उसे काट रहे हो अपने स्वाद के लिए, जिंदा जान को काट रहे हो। अलग लोग जिन्हें खाने वाले लोग भी हैं। मैं जापान में रहा हूँ तो केकड़े को सीधे ऐसे डायरेक्ट कट करके खा रहे हैं। मतलब कुछ तो अब इंसानियत है कि नहीं है। अब इतना भी आप बिल्कुल ही उस पर उतरा होगे तो फिर परमात्मा छोड़ेगा थोड़ी। अब सोच के देखो, अगर यही चीज़ रिवर्स होती, मतलब हमारी गर्दन होती और किसी और के हाथ में चाकू होता, तलवार होती या कुछ होता, तो कितना पेन होता। तो पेन को झेलना, ये स्वीकार करना, हिंसा तो हिंसा है। तो इस बार ध्यान से मैं सभी आपके व्यूअर्स के प्रति एक बार रिस्पेक्टफुली और प्यार से कि भाई कोई भी टाइप की हिंसा मन से की गई, वचन से की गई, कर्म से की गई, हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। आपको उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। और जिसने मतलब आप लगा लो एक गुड अमाउंट ऑफ लाइफ 20, 30, 40, 50 साल नॉनवेज खाया, तो कितने ही बार कितने जानवर कटे होंगे उसकी डाइट के लिए, कितना मल्टीप्लाई हो गया होगा। तो मेरे हिसाब से तो वो कर्मा का पूरा साइकिल ही बहुत सच में। और अगर हम टिट फॉर टैट वाला सीधा प्रिंसिपल लगाएं, अगर मैंने किसी को मारा या मेरे कारण किसी को मारा गया, उसकी जान के लिए रिस्पॉन्सिबल तो मैं ही हुआ ना। और अगर मैं ही रिस्पॉन्सिबल हुआ, अगर मैंने जीवन भर में मान लो 100 मुर्गे मारे या मान लो 1000 मुर्गे मारे गए मेरे कारण से, 1000 बार मेरी हत्या होगी। फिर हम कहते हैं फलाने का एक्सीडेंट हो गया, पता ही नहीं लगा कैसे मर गया वो।
ऐसे ऐसे करके गायब हो गया, ऐसे सब ठीक ठाक था, पता नहीं बैठे बैठे हार्ट अटैक आया, खत्म, पता नहीं हुआ, कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। थोड़ा सा लुक बैक, प्रकृति आपको हमेशा पीछे कॉज एंड इफेक्ट की सृष्टि है, अगर इफेक्ट है तो कॉज भी जरूर रहा होगा, तकलीफ मिली है तो तकलीफ दी गई होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। कर्मा का बेसिक सिद्धांत है और ये डे टू डे लाइफ में अप्लाई होता है। डे टू डे लाइफ में कुछ लोग कहते हैं इमीडिएट क्यों नहीं, मैंने अभी किया, अभी मेरी गर्दन नहीं, आसान नहीं है। प्रकृति आपको टाइम देती है कि अभी भी वक्त है, रियलाइज कर लो, रियलाइज कर लो। आप एक सिंपल सा एग्जांपल सोचो ना, जैसे माँ, बच्चा किसी की पेंसिल चुरा लाया, माँ के पास आके मम्मा मैं पेंसिल लेकर आया, ये किसकी है, तुम्हारी तो नहीं है, किसी की उठा लाया, ऐसी मुझे अच्छी लगी, मगे कि नहीं बेटा नहीं, प्लीज वापस कराओ, नहीं ऐसे नहीं, अच्छा नहीं है ये, और बच्चा पैर जाके वापस कराया, सॉरी मम्मा, बात खत्म। अब इसमें ये थोड़ी मम्मा आती लपेट दे 2-4 कनपटी पे इधर इधर लगा के, नहीं ऐसा नहीं है। वो मम्मा का मतलब यहाँ पर प्रकृति नेचर है, वो प्यार करती है, लाड करती है, थोड़ा सा एक बार तो प्यार से समझाएगी। वो जो अंदर से एक पीड़ा सी होती है ना, कोई बुरा कर्म करने के बाद, पहली बार जब कोई रिश्वत लेता है, पहली बार जब कोई बुरा काम करता है, किसी को हर्ट करता है, आप सभी सोच के देखना, पैर के नीचे चींटी भी आ जाए कभी, तब भी सोचते हैं यार नहीं मारना था यार, है ना। हमें उतना भी तकलीफ हो रही है, कहीं ना कहीं फील होता है कि यार नहीं मारना था। किसी ने जब किसी की गर्दन काटी होगी, उसको तनी भी तकलीफ नहीं होगी, जस्ट कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो बस खा रहा हूँ, मुझे तो स्वाद आ रहा है। तुम्हारा स्वाद अपनी जगह पर, लेकिन किसी की गर्दन भी काटी जा रही है उसी कारण से, तो कहीं ना कहीं हिंसा आखिर में रिवर्ट बैक होगी। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के कोई भी कृत्य किया जाए, ये जानते हुए कि एक ना एक दिन घूम फिर के आपके ऊपर आना ही आना है। तो सजा तुरंत कभी कभी नहीं देती प्रकृति, जो मैं उदाहरण लेके चला था, वेट करती है। मान लो ये बच्चे का, मैं पेंसिल वाला एग्जाम्पल ले रहा था, ये बच्चा अगले दिन 2-3 दिन बाद मम्मा थोड़ी नाराज होके बात करी, तो 2-3 दिन बाद पेंसिल लौटाया, बात तब भी खत्म होगी, मम्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया। अभी हफ्ता भर तक नहीं कर गया, थोड़ा मम्मा गुस्से से भी देखेगी, हो सकता है फिर एक आधा लपेट भी लगा दे, और लगा देना भी चाहिए। अगर कोई बच्चा चोरी ही जैसा अपराध करके आया है, इससे पहले कि उसको कोई आदत पड़े, माँ सुधार दे, अच्छा है। लेकिन अगर कोई सोचे कि इसके बदले में उसको मार तो नहीं डालेगी ना, जो भी है उसका एक अपराध है, शायद ये बच्चा थोड़े दिनों बाद सुधर जाए। नेचर भी ऐसे ही हमें हर गलती के लिए, हमारी कॉन्शियसनेस अंदर से तकलीफ देती है, उसको पीड़ा होती है। और अगर कोई व्यक्ति उसको पीड़ा को समझ के थोड़ा सुधार कर ले, समझो कि बात वहीं कंप्लीट होगी। लेकिन अगर जीवन बीत गया पूरा 50, 60, 70, 80 साल का जीवन बिताने के बाद भी आपने माफ़ी नहीं मांगी, फिर आपको सज़ा मिलनी है। अब ये मान के चलिए, अब चाहे ये तो कॉस्ट्यूम बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, अगली बार आओगे पहचान भी नहीं पाओगे कि मैंने क्या गलती की थी, लेकिन सज़ा होगी। हो सकता है अगली बार जन्म से आप क्रिपल्ड पैदा हो सकता है आप किसी कोड़ आपको कोई ऐसा रोग शुरू से लगा हो, कुछ भी हो सकता है। फिर लोग कहते हैं मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ इसलिए क्योंकि मैंने कुछ तो किया था। एक एक व्यक्ति के ऐसे उदाहरण है ना, आप देखो किसी भी चीज़ को थोड़ा सा पीछे जाकर देखो। एक लड़का मेरे पास एग्जाम्पल के लिए आया, इसको ना भूख बड़ी लगती है, मतलब इतनी भूख, उसके माता पिता ने कहा, पता नहीं बीमारी का कुछ नाम भी बताया, मुझे याद नहीं आ रहा। उसने बोला कि इसको जितना खाना दे दो खाता है, ख़त्म नहीं होकर देती। और इसको जो हमने कहा ये मतलब ये बात तो बड़ी अजीब सी है कि भूख लगने का भी थे क्या, तो इसके बारे में इसको फिर पता चला कि और इनके जीवन में इतनी तकलीफ़ें हैं, मतलब जिसका कोई अंत नहीं समझ में आता। ये लोग कहते हैं गरीबी है हमारे घर में, इसको भूख लगती है इतनी ज़्यादा, और बीमार रहता है कॉन्स्टेंटली। हमने थोड़ा सा पास्ट में जाकर देखा इसका। ये लड़का पास्ट लाइफ में एक साउथ इंडिया में पैदा हुआ था और एक पॉलिटिशियन टाइप कुछ था। तब इसकी पावर थी इसके पास में, पॉलिटिशियन टाइप में जब बना, थोड़ा बड़े लेवल पर गया, अब सारी चीज़ें इसके कंट्रोल में होती थी। 2 लोग इसको असिस्ट करते थे। उस समय इंसानों को बेचने का वो था, मतलब एक तरीके से व्यापार किया जाता था कि इंडिया से बंदे जो है ना बेच के अफ्रीका में या यूरोपियन कंट्रीज में बेच डालो, और लेबर के फॉर्म में बेच डालो, उसके बदले मोटा पैसा ले लो। अब जिन लोगों को बोलते थे ना, तो मनाने में असिस्ट करने वाले 2 लोग साथ होते थे। वो 2 लोग इस जीवन में इसके माता पिता हैं। ये लोगों का सवाल था कि ये तकलीफ झेल रहा है, हमारे साथ क्या, हमने क्या गलत किया था। अब ये लोग इसको असिस्ट करते थे उस जीवन में, फिर इन तीनों का मिलके मतलब ओवरऑल उस लोगों को मनाते बेचने के लिए। उसके लिए क्या करते, ये कुछ दिनों के लिए गुफा के अंदर इनको डाल के भूखा छोड़ देते। अब वो व्यक्ति 2, 3, 4 दिन भूख से बिलबिलाता, अब चाहिए, भूख लगी है कुछ भी खाने पीने के लिए, कुछ नहीं दिया जा रहा उसको, और फिर एक टाइम के बाद उसको भोजन देते। तब भोजन मिलेगा जब तुम हाँ करोगे जाने के लिए, तुम प्यार से यहाँ से जाने के लिए। जो वो हाँ करता,
अब वो जितने दिन उसको भूखा रखा, आज वो भूख इसको लगती है। और जिन लोगों को बेचा, जो तकलीफें दी, जो मेंटल एगनी उन्होंने झेली, जो तकलीफ झेली, वो सब इसको झेलनी पड़ रही है इनके माता पिता को। पेन दिया, पेन मिल रहा है, भर भर के पेन मिल रहा है। आखिर कुछ तो किया होगा गलत, जिस तरह का किया। अब क्या करे? अब कुछ सुधार करना है, माफ़ी मांगो। जब बच्चा तो छोटा था, मम्मी पापा को बोला तुम माफ़ी मांगना शुरू करो, परमात्मा को कहो कि भाई हमसे गलती हुई है कहीं ना कहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसके लिए किसी मंदिर में जाओ या कहीं पे, जो सोल लेवल पर हमने एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाँ मेरी गलती है, वो एक्सेप्टेंस ही आपके अंदर चेंज का रास्ता खोलती है। तो पहली चीज़ तो यही होनी चाहिए, प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस। और फिर हम उसके कोरिस्पॉन्डिंग कुछ शुभ कर्म कर सकते हैं तो करें। फॉर एग्जाम्पल, हम आज के टाइम में जो चाइल्ड लेबर हो रही है वो रोकने से अगर बचाने में सहयोग कर सकते हैं, वी शुड डू दैट। तो इस टाइप का एक वे बता रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल से मैंने बताया आपको, एक बंदे के ना गले में पीड़ा रहती है। तो इसका सवाल था कि, और फिर वही जैसे डॉक्टरी इलाज काम नहीं करते। आपके भी बहुत सारे ऐसे यूजर्स होंगे, व्यूअर्स होंगे जो कहेंगे भी प्रॉब्लम है लेकिन सोल्यूशन डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। जिंदगियां निकल जाती हैं लोगों की एक बीमारी के साथ, पर समझ नहीं आता कि क्यों लेकर चल रहे हैं इस प्रॉब्लम को। हाँ, कुछ तो हुआ होगा ना। सोचो कहीं ना कहीं तकलीफ है तो कुछ ना कुछ कारण भी रहा होगा। इस व्यक्ति का मैं बता रहा हूँ, इसने क्या कहा कि इसका ना ये इसको गले में पीड़ा होती है, बहुत पेन होता है। कहते पता नहीं पेन का कारण समझ में नहीं आता, और कोई इलाज कर लो ठीक नहीं होता। तो ये लास्ट इसका बर्थ हमने इसका जब देखा तो इसका पता चला कि ये व्यक्ति जो है ना, एक इसके घर में एक नौकरानी होती थी। तो ये ठीक ठाक रिच था और घर में नौकरानी रखी हुई थी। वो नौकरानी जो है वो इसके लिए भोजन खाना बनाती। एक बार ये उसके ऊपर हमेशा चिढ़ाई रहता, मतलब गुस्से में रहता, हमेशा उसको टॉर्चर करना। एक बार ये कहीं गया हुआ था, इसके खाने बना के इसके उस नौकरानी ने इसके लिए खाना बना के रखा, लेकिन उसका बच्चा जो है कहीं गया था, तो वापस आया, उसने भूख लगी थी, तो उसको वो खाना जो इसके लिए बना रखा था वो पार्ट कुछ थोड़ा सा उसको खिला दिया। उसको इतना गुस्सा आया, इतना आग बबूला हुआ इस बात के ऊपर, तुम मेरा खाना तुझे इस नौकरानी के बच्चे को, मतलब अपने बच्चे को कैसे खिला दिया। उसने उसे डंडों से मारा और फिर एक डंडा जो है ना उसके मुंह में ऐसे डाल के, मतलब वो एग्जैक्ट वो सीन उसने जब देखा ना, दिस पर्सन वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग, कि मैंने ऐसा किया। मतलब ये उसने उसको मारा और उसके मुंह में डंडा जो है ना फटक गया, लास्ट में उसकी डेथ हो गई उस नौकरानी की। अब ये इतनी जघन्य तरीके से आपने कोई कृत्य किया है और आपके मन में तनिक भी इसका पश्चाताप ना हो, प्रकृति छोड़ेगी नहीं। पेन दिया है, पेन मिलेगा। प्यार दिया होता, प्यार मिला होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको लगता है जीवन बिल्कुल एकदम मस्त चल रहा है, या खूब पैसा है, या खूब ब्लेसिंग्स हैं उनके साथ, कुछ तो कारण होगा ना इनका। बस इसी कारण का नाम ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, समझो, उस कारण पे पहुंचने के लिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये पास्ट लाइफ हमारी जो है हमें बहुत बड़ा लेसन देती है कर्मा के ऊपर। राइट। कि आज जो कर्म है वो अगले जन्म को बहुत हद तक इम्पैक्ट करने वाला है। मतलब हमारा अभी का कर्म हमारे फ्यूचर को, हमारी नेक्स्ट लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करेगा। अभी जैसे कई बार लोगों का होता है, खास करके आजकल देखा जा रहा है रिलेशनशिप्स में, लोग आते हैं, किसी के साथ कुछ वक्त रहे, फिर चीट कर दिया उन पे, उनको छोड़ के चले गए। उस वक्त तो लगता है कि यार मैंने तो कर लिया, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ा, यार क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ही हुआ, मैं तो सही हूँ, मज़ा भी आ गया, ठीक है, एन्जॉयमेंट हो गया कुछ वक्त का। बट शायद हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम यूनिवर्स को जो दे रहे हैं हमें यूनिवर्स देगा वापस। बिल्कुल। जब आप ये सोच के देखो, अगर आपने किसी के साथ चीटिंग करी है, अभी आप तो लोगों को इतना कॉमन सा लगने लगता है लिव इन रिलेशनशिप। व्हाट द हेल इज लिव इन रिलेशनशिप? अगर कोई पूछने वाला हो, चरित्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। सनातन धर्म में पैदा हुए हैं हम लोग। हर चीज़ की एक मर्यादा है। जैसे नदी अपनी सीमाओं को जब लांघ देती है ना, तो वो बाढ़ बन जाती है, और उसके बाद फिर लोग वही नदी जो अब तक मर्यादा में थी उसका एक वे था। जीवन का भी एक ऐसा ही एक तरीका है जीवन जीना। एक वाइफ के साथ अपने प्यार जो एक रिश्ता बंधा है उसको ढंग से जिया ना। लोगों को रिश्ता ही टिकना बनता है, जा रहे हैं एक के बाद एक, दूसरा और तीसरा और चौथा, न जाने कितने, कोई पता ही नहीं लगता लोगों का कि कहाँ का उनका मन भटकता रहता है। वे अपने कैरेक्टर को कंट्रोल करो, वह इज़ वेरी सिंपल। हमारे सदा मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आदर्श हैं। मर्यादाओं के पुरुषोत्तम, हमने तभी उनको नाम दिया। उन्होंने कभी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। जब किसी दूसरे ने अप्रोच किया भी सही, थर्ड पर्सन ने, उसको उठा के साइड में कर दिया उन्होंने। अगर ऐसे ही हम अगर मर्यादाएं उल्लंघन करते रहे तो कभी ना कभी हमारे साथ भी होने वाला है। फिर मत कहना कि मेरे साथ चीटिंग क्यों हुई, मेरे साथ धोखा क्यों हुआ। राइट। जैसे मैंने आपको भी उदाहरण दिया ही था, वो लेडी जो है वो कहती है मेरे साथ बार बार धोखा क्यों होता है, मेरे साथ बार बार चीटिंग क्यों होती है। उसने कहा कि लगभग 26 लोगों ने मुझे जीवन में चीट किया है।
सिर्फ यूज़ किया है मेरे शरीर का। और लगता बड़ा अजीब सा है, कोई व्यक्ति कहे कि यूज़ क्यों आखिर हुआ होगा। तो मैंने जो एग्जांपल दिया अभी वो वही मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि वो यूरोप में यही जो लेडी जो है यूरोप में काउबॉय थी, और उसी ने बिल्कुल सेम उसी तरीके से लड़कियों को चीट किया, उनको बार बार अपने उसके लिए फिजिकल प्लेजर के लिए यूज़ किया। प्रकृति छोड़ेगी नहीं। आज जब हिसाब हो रहा है, जब आप रिसीविंग एंड पे हो, तो आप बहुत बुरा कह रहे हो कि सारा समाज बुरा, ये लोग बुरे, इन्हीं लोगों ने मेरे साथ धोखा क्यों किया। आप ही के साथ धोखा क्यों हुआ बाय द वे, ये भी पूछने का सवाल है ना। आप ही के साथ क्यों हुआ, क्योंकि आपने कुछ किया होगा। एक्सेप्ट करो। पास्ट लाइफ का मतलब यहां पर सीधी सी बात है, कर्मा को एक्सेप्ट करना। एक यूनिवर्सल लॉ है, उसे स्वीकार कीजिए। राइट, जिस देश में रह रहे हैं उसके कानून तो स्वीकार करने पड़ते हैं ना। बस ऐसे ही इस प्रकृति के भी एक कानून है जिसे लॉ ऑफ कर्मा कहा जाता है, कर्म का सिद्धांत। इसको स्वीकार करना बनता है। नहीं स्वीकार करोगे तो कंप्लेंट से भरे रहोगे, है ना। या तो कंप्लेंट है किसी व्यक्ति के जीवन में, या फिर ग्रैटिट्यूड है। आप बताओ किस में जीना चाहते हो। राइट, ये तो आप पे डिपेंड करता है। आपके जो पाठक हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आप किस में जीना चाहते हो। क्या सच में आप ग्रैटिट्यूड में जीते हो, धन्यवाद भाव में जीते हो, या फिर आप कंप्लेंट मोड में जीते हो। जितना आपके जीवन में कंप्लेंट है, उतना आपके जीवन में दुख है। तो ग्रैटिट्यूड मतलब यही है अध्यात्म जी। अध्यात्म का मतलब जरूरी नहीं मैं आंख बंद करके बैठा रहूं और ध्यान लगा के ऊपर लगातार, नहीं, ऐसा नहीं है। खाली इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है जो उसके बियॉन्ड भी है। तो कर्म का सिद्धांत तो पहली प्राइमरी चीज़ है जहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। राइट, जैसे हमने बात की पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, कि हमारे पिछले जन्म होते हैं, तो सर क्या ये ऑब्वियस है कि आज अगर मैं एक ह्यूमन फॉर्म में हूँ, मैं एक लड़का हूँ या एक कोई लड़की है, वो पिछले जन्म में भी कोई लड़का या लड़कियाँ ह्यूमन फॉर्म ही होंगे, या ये भी पॉसिबल है कि वो किसी एनिमल फॉर्म में हो सकते हैं, किसी बर्ड के फॉर्म में हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। और एक इवोल्यूशन का, जैसे 84 लाख यूनियों का कंसेप्ट हमारे यहाँ पर माना गया है, और ये सत्य भी है कहीं ना कहीं से। ह्यूमन बीइंग की इवोल्यूशन के रूप में आज मैं इंसान हूं तो सदा ही इंसान रहा हूँगा, ऐसा जरूरी नहीं। राइट, मैंने अपने पास्ट देखे हैं, इतने पीछे जा कर भी देखा है, तो अलग अलग जन्मों में अलग अलग यात्राएं भी हमने करी हैं। राइट, तो जैसे मैंने अपने कईयों लोगों का देखा है, वो पास्ट लाइफ में, जैसे किसी का मंकी का भी जन्म देखा। आप कहेंगे नहीं मैं तो मंकी हो ही नहीं सकता। मंकी आप नहीं हो सकते। कभी ना कभी हनुमान जी की सेना में वानर तो संग सेना क्या थी, वो मंकी तो थे। आपने कभी भाव रखा हो कि मैं ऐसी, काश मैं भगवान की सेवा कर पाता, भगवान राम जब इस धरती पर आए थे, क्या पता आपने की ही हो। हाँ, क्वाइट पॉसिबल है। तो एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पीछे जाकर वो। हालांकि बहुत से लोग इस बात पर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि नहीं ऐसे इंसान कभी भी वो तो हो ही नहीं सकता। खासतौर पे बीके वालों का थोड़ा सा रहता है, राइट, ब्रह्म कुमारी वालों का नहीं वो आप इंसान हो तो इंसान ही रहोगे। नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। एक इंसान सोच के देखो, जैसे आप, मैं जनरल सवाल कर रहा हूँ, जैसे ये कोलकाता रेप केस जैसा ये केस हुआ, उस लड़की के साथ जिस व्यक्ति ने वो कृत्य किया, कितना जघन्य, कितना बुरा, कितना घिनौना वो हरकत थी। क्या सच में आप चाहोगे ये व्यक्ति दोबारा इंसान बन के पैदा हो? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, सोच के देखो ना। अगर कभी आपके हाथ में कंट्रोल होता, हम जैसे लोग भी नहीं चाहते इंसान बनने के लायक है ये, बिल्कुल भी नहीं। इसको एनिमल ही बना दिया जाए, वो जिए जैसा मर्जी करके, नहीं तो जिए ही मत, खत्म हो जाए। तो प्रकृति वैसे ही, प्रकृति भी सोचती है, नेचर भी सोचती है। जब हम जैसे इंसान सोच सकते हो तो नेचर भी ऐसा सोचती होगी ना। तो जरूर होता है ऐसा, कहीं ना कहीं ये भी होता है कि पास इस व्यक्ति का हो सकता है इसके कुछ जन्म लोअर क्लास, लोअर स्पीसीज में हो, जो कि ह्यूमन बीइंग से नीचे की हो, और फिर इसको कुछ जन्म वहाँ के बाद अगर ये सीख जाए तो फिर इसको आगे की यात्रा पर ले जाया जाए। तो सर एक चीज़ ये आती है, जैसे अगेन जैसे हमारे धर्म में भी कहा जाता है, और हर धर्म में ऐसा माना जाता है कि सोल ट्रैवल करती है, बॉडीज चेंज होती हैं। सोल इज द सेम, इट ट्रैवल्स थ्रू डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडीज और शेप्स बदलती है वो सोल। तो क्या पास्ट लाइफ में अगर कोई एक इंसान है, उसकी डेथ होती है, वो एक्सपायर होता है, तो उसी मोमेंट वो सोल कहीं और एक बॉडी में रीबर्थ लेती है, या कई बार वो बीच में कुछ गैप होता है? वो ट्रांजिशन कैसे होता है एक्चुअली? देखो, इस ट्रांजिशन के बारे में मैंने जितना मैंने स्टडी किया है और जितना मैंने अपने एक्सपीरियंसेस भी देखे हैं, ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स के लिए तो ऐसा ट्रू है। एनिमल्स के लिए क्वाइट पॉसिबल कि एक जन्म खत्म हुआ, दूसरे जन्म में जन्म ले लिया, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि एनिमल्स की कुछ खास मेमोरीज नहीं होती। लेकिन इंसान है, इंसान एक पूरा जीवन बिता के गया, कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ हिसाब किताब तो होता होगा। कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि भाई
एक यमराज जैसी कोई हस्ती होती है, फिर चित्रगुप्त जाप नाम की एक व्यक्ति होता है जैसे है ना, फिर वो हिसाब किताब भी होता है, कार्मिक लेन देन होता है, कोई किसी किताब में हमारा लेखा जोखा अंकित होता है। मेरा ये मानना है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, यही चित्रगुप्त है। तो इसी में हम क्या, जब मैं कोई घटना मेरे सामने हो रही है, मैं कोई अच्छा कर्म कर रहा हूँ या बुरा कर्म कर रहा हूँ, क्या मेरा मन उसका साक्षी नहीं है? मेरा मन उसकी पिक्चर नहीं ले रहा, गुप्त रूप से चित्र ले रहा है। उसका नाम मैंने रखा चित्रगुप्त। मतलब मेरे मन ने तो चित्र बनाया। अगर मान लो किसी का मैंने मर्डर किया, तो किसी और को पता है या नहीं है, किसी से छुपाया होगा, लेकिन मेरे मन को तो पता है ना। बस मेरे मन को पता है, तो मेरे मन में गुप्त रूप से वो चित्र पड़ा हुआ है। जैसे ही डेथ होगी या मृत्यु के बाद अगर मेरा कभी हिसाब किताब होगा, तो वो जो चित्र अंदर पड़े हैं, मैं कहूँ कि वो चित्रगुप्त है, वो अपनी पोथी खोलता है और उस पोथी में से निकाल के मेरे को बता, तुमने ये अच्छे कर्म किए, ये बुरे की, अब तुम्हें ये सजा मिलेगी। मेरा ये मानना है, जितना मैंने अपना पास्ट देखा है, इस कंसेप्ट को LBL बोलते हैं, लाइफ बिटवीन लाइव्स। मतलब दो जन्मों के बीच में हम कहाँ थे। डॉक्टर ब्रायन वीज की एक बुक है जो बहुत फेमस है, इसी में मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स करके, उन्होंने पूरा इसमें जिक्र किया है अलग अलग लाइफ का, कि पिछली बार जब मृत्यु हुई थी और अगली बार जो जन्म हुआ, उसके बीच में जो ये गैप था, इस दौरान मेरी सोल कहाँ थी। राइट, मैंने अपना भी ये स्टडी करके देखा। मेरा पिछली जो डेथ हुई थी 1955 में और ये जो जन्म हुआ 1975 में। ये तो आपकी अपनी रियल लाइफ का वो है कि जो लास्ट आपका बर्थ था, उसमें आपकी बॉडीली डेथ हुई थी 1955 में और अब आपने बर्थ लिया इन 75 में। हाँ जी। तो 20 इयर्स ये कहाँ गए? बस यही 20 ईयर की मैं बात बता रहा हूँ। तो इसी में जो हिसाब किताब होता है, सोल का एक ट्रैवल का एक वे होता है। जैसे ये डेथ होती है, तो डेथ के बाद की जो आगे की जो जर्नी है, जैसे एक तो सभी को ये तो पक्का है, जैसे 13 डेज का कंसेप्ट हमारे यहाँ पर होता है ना, 13 डेज तक तो आत्मा शरीर के आसपास ही रहती है। ये मेरा बहुत एक्चुअली में सवाल है कि हमारे में ये माना जाता है, जिस दिन एक इंसान की डेथ हुई फिर उसका संस्कार किया जाता है, सब कुछ होता है, कहते हैं कि वो आत्मा जब तक उसका अस्थियों का विसर्जन नहीं होता तब तक वो ट्रैवल कर रही है आसपास ही। इज इट ट्रू? यस। वो आत्मा बॉडी से निकल के देख रही है सब कुछ? यस, वो सब देखती है। बिल्कुल देखती है, बिल्कुल देखती है। मेरे देखो, मैं बाय ग्रेस ऑफ गॉड, मैं रेकी हीलर हूँ, तो ऑरा देख पाता हूँ लोगों का। ऑरा जब दिखता है तो पॉजिटिव चीज़ें भी दिखती हैं, इवन नेगेटिव भी दिखती है, इवन डेड पीपल भी दिखते हैं। ये पॉसिबल है देख पाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं अकेला इंसान हूँ, दुनिया में ऐसे बहुत हैं जिनकी थोड़ी सी भी साइकिक विजन डेवलप हो जाती है, उनको ऑरा दिखने लगता है, और इसको डेवलप किया भी जा सकता है, आप भी सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। बस इतनी सी बात है कि एक एनर्जी फील्ड है। मैं हूं तो मैं एक फिजिकल बॉडी जो मेरा दिख रहा है वो है, एक मेरा एनर्जी बॉडी है जिसको हम वाइब्स बोलते हैं, कि इस बंदे की वाइब्स बड़ी अच्छी हैं, इस बंदे की वाइब्स बड़ी खराब हैं। तो वाइब्स इतना तो हमें पता लगता ही है ना, बस हम लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा पता चलता है, बस समझ लो। तो वाइब्स पता चलती हैं। तो ये जो वाइब्स हैं हर बंदे के आसपास में मौजूद रहती हैं। अब ये सोल की जो बात हो रही है, सोल भी एक वाइब्स है। जब तो कोई व्यक्ति जीवित था उसकी कुछ वाइब्स थी, मृत्यु के बाद तुरंत वो वाइब्स खत्म थोड़ी हो जाएगी। अब एनर्जी का सिंपल प्रिंसिपल, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब जैसी वो ट्रांसफर की बात आई, अब ये सोल जो इतने 20, 30, 40, 50 साल, 70 साल इस जीवन में इन्हीं लोगों के बीच में रही, क्या मृत्यु के बाद एकदम से गायब हो जाएगी यहाँ से? नहीं, थोड़ा सोचने की बात है। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि वो व्यक्ति थोड़ा सा कुछ समय तक वो आसपास में घूमेगा। हमारे शास्त्रों में ये गया गया कि इसमें 13 डेज का टाइम लगता है। एक तरीके से नेचर ही उसे टाइम देती है कि थोड़ा सा और देख ले, और लेन देन कुछ है तेरे मन में, एक बार देख ले। ये सब लोग जिनको तू अब तक अपना कह रहा था, देख तेरे ही सामने तुझे भूलेंगे, तेरे ही सामने तुझे भूलेंगे। मैं अपने बहुत किसी क्लोज वन की बता रहा हूँ। हमारी ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, उसके फादर की डेथ हुई थी। ऑब्वियसली बात है, मुझे जाना था, मैं गया वहाँ पर। मैंने देखा कि जो क्रेमेशन हो रहा था, क्रेमेशन में जहां बाकी लोग खड़े थे, खुद जिनकी संस्कार हो रहा था वो पिताजी साथ ही खड़े हुए थे। जिनका संस्कार हो रहा था उनकी सोल वहां पर खड़ी हुई थी। एंड यू कैन फील दैट। हाँ, वो बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा था, और वी कुड इवन टॉक दैट। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि आप सोल से भी, एनर्जी है वो। सोचो, जैसे हम एक जीते जी इंसान से बात कर पा रहे हैं, एनर्जी से भी, एनर्जी के थ्रू बात हो सकती है, कम्युनिकेट हो सकता है। हल्का सा आप मैसेज की फॉर्म में, मानसिक रूप से आप मैसेज करके बात कर सकते हो कि आप हो कौन, भाई क्या आप मतलब यहाँ क्या कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ अंकल, मैंने कहा आप कैसे, आप तो अभी, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी गया नहीं हूँ, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई अभी तक, मुझे जाना भी नहीं है अभी। उस लड़की की, मतलब जो हमारे ऑफिस में काम करती है, उसने कहा कि इसकी शादी नहीं हुई है, ये इसकी शादी से पहले मैं जा नहीं सकता, मैंने जिम्मेदारी ले रखी है इसकी। हमने कहा अंकल ये तो अब तो आप तो जा रहे हो, मतलब अब तो ये शरीर तो गया, मैं ही इसके आसपास में रहूँगा।
साल भर के अंदर अंदर इसकी शादी होगी और मैं अपने देख के जाऊँगा यहाँ से। ही वॉज देयर ऑल द वे, ही वॉज देयर एंड ही वॉज जस्ट लुकिंग एट ऑल द फेसेस। वो सारे लोगों को एक एक करके जैसे स्कैन कर रहा है कि कौन मेरे लिए एक्चुअली रो रहा है और कौन मुझे बस ऐसी ऊपर से दिखावा कर रहा है या कोई जल्दबाजी में बैठा है। इवन अपनी वाइफ के प्रति उनके मन में कोई पॉजिटिविटी नहीं थी, बिकॉज शी वॉज लाइक कि वो दिखा रही है, वो उसका कुछ है नहीं। तो वो ही वाज जस्ट लुकिंग एट ईच फेस इज जस्ट लाइक दैट, एक एक चेहरे को स्कैन करके देख रहा है, कोई अपना नहीं है यहाँ पर। हमने फिर वैसे ही फिर मुझे जो मैसेज आया कि भगवान शिव के से मैं प्रार्थना करूं कि आप इनको प्लीज़ समझाएं और ये जाएं, क्योंकि साल भर जब आप अटक जाती है, आपकी सोल अटकती है ना, आपकी आगे की जर्नी इम्पैक्ट होती है, राइट। जैसे अब आपकी डेथ होनी थी यहाँ पर, डेफिनेट बात है आपका अगला जन्म भी कहीं होना होगा। अगले जन्म के माता पिता तैयार हैं, आपको जन्म देने के लिए तैयार हैं, उनका एक टाइम पीरियड है, लेकिन आप यहाँ से निकले ही नहीं। तो अगर आपका जन्म होगा उस जगह पर, तो या तो सेम माता पिता नहीं मिलेंगे जो आपको मिलने चाहिए थे, या फिर ये होगा कि चीज़ें डिले हो जाएंगी आपकी लाइफ में। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा उनकी लाइफ में हर चीज़ डिले चल रही है, राइट। ये कंसेप्ट यहाँ से आता है। जो व्यक्ति पिछली लाइफ में मृत्यु के बाद जल्दी अपना शरीर नहीं छोड़ते, इनका अगला जीवन बहुत स्लो स्पीड से निकलता है। इसको हम बोलते हैं शनि की धीमी चाल, राइट। अभी इसको कोरिलेट करके देखो आप अपने एस्ट्रोलॉजी से, तो आपको पता चलेगा कि ये जो दोनों कंसेप्ट कितने मैच करते हैं। फिर दूसरी बात ये कि अब ये सोल जब यहाँ से गई, मान लो अब इसने सारा कुछ अपने टेक ओवर कर लिया। इसमें दो तीन बातें मैं पहली बात कहना चाहूँगा। एक तो ये कि देखो, जब ये सोल, जो लोग अपने मृत्यु के बाद अपने प्रियजनों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं ना, वो सोल वहाँ से जाना नहीं चाहती बिल्कुल भी, जो बहुत अटैचमेंट होती है, और ये बहुत डेंजरस है। आप सोच के देखो, वो सोल का यहाँ से जाने का टाइम हो गया और आप उसको बार बार खींच के ला रहे हो, हाय हाय हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, हम तुम्हारे से। देखो, याद करना बुरा नहीं है, सबको याद आती है, बट आप ये समझ के चलो कि अब इसका ये सोल जो है अब इस लेवल से, इस धरती से इसको जाना है। आपको कहीं ना कहीं इसको विदा करना पड़ेगा। बेशक अब तक वो 20, 30, 40, 50 साल वो व्यक्ति आपके साथ रहा, लेकिन अब प्लीज़ इसे जाने दो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक तो फोटो टांग के रखेंगे, न केवल फोटो लगाएंगे, फिर उनको भोग भी लगाना शुरू कर देते हैं। कभी कभी आरती उतारते मैंने देखा है लोगों को, उनके बर्थडे मनाए जाते हैं, उनके एनिवर्सरी मनाई जा रही हैं। ये उस सोल को सीधा सीधा आप इम्पैक्ट कर रहे हो। ऐसा मत करें, बहुत सीरियस है, ये बहुत सीरियस है। आपके चक्कर में अगर ये सोल रुक गई तो ये पक्का है कि एक तो ये आपके घर को इम्पैक्ट करेगी नेगेटिवली, क्योंकि आप एक सोल आपके घर में घूम रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा क्या, कुछ भी छेड़खानी नहीं करेगी आपके घर के साथ, आपकी पूरे घर की एनर्जी को हिला के रख देगी वो। जो फिर कहते हैं घर में ग्रह दोष है या फिर पितृ दोष है, जिसको बोलते हैं ये पितृ दोष है एक्चुअली, जिसके पितृ यहाँ से गए लेकिन वो आगे नहीं गए, इसी घर में उनकी सोल घूम रही है, तो ये पितृ दोष की तरह से काउंट होगा, समझो। तो करना क्या चाहिए भाई, देखो, जब तक व्यक्ति हमारे बीच में था उसको एक्नॉलेज करना, उसको हमने प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया। अब जब वो जा रहा है तो ये मान के चलना चाहिए कि नाउ द टाइम टू लीव। अपनी सारी जो मेंटल बॉन्डिंग्स है ना, वो भी कहीं ना कहीं स्लोली हमें कट करनी चाहिए। जब वो व्यक्ति ये देख लेता है कि सब लोग कट कर रहे हैं, तो फिर वो सोल अपनी यात्रा पर निकल जाती है। जब उसे लगता है कि कोई मुझे इतना याद कर रहा है, व्हाई शुड आई गो, तो वो फिर स्टे करती है। और उसका स्टे करना ना आपके लिए अच्छा है ना उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो सर, क्या जैसे हमने 13 दिन के कॉन्सेप्ट की बात करी यहाँ पे, क्या ऐसा भी होता है कि कई सोल्स उससे भी ज़्यादा रुक जाती हैं? यस, बहुत बार कई ऐसी सोल्स हैं जो 3 महीने तक भी या फिर साल भर भी या इवन मोर उनकी एनर्जी वहाँ कनेक्टेड रहती है। मैं किसी व्यक्ति की दुकान पे गया, बहुत फेमस दुकान है, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत फेमस मिठाई की दुकान है, और कुछ बड़ी सी उन्होंने फोटो लगा रखी सामने, एंट्री पे ही दुकान पे बढ़ती, सामने बड़ी सी फोटो पे हार टांग रखा। और मैंने जाके पूछा कि कहते कि यहाँ पे ना काम नहीं चल रहा, बड़ी परेशानी हो रही है। अब हमें ऐसे परेशानी वाले लोग ही बुलाएंगे, अच्छे लोग तो क्यों बुलाएंगे, सब ठीक ठाक चल रहा होगा तो फिर कैसे। तो परेशानी ये है कि अब वो बंदा बोल रहा है कि दुकान में काम नहीं चल रहा, पता नहीं क्या है, प्रोग्रेस नहीं होती जैसी होनी चाहिए। तो मैंने जब वो फ़ोटो को देखा तो फ़ोटो के साथ ही कुछ छाया सी वहाँ पर मौजूद है। तो मैंने कहा ये किन की फ़ोटो है? तो कहते मेरे पिताजी थे जिन्होंने दुकान ली थी। उन्होंने बताया कि अब से 40 साल पहले उन्होंने ये दुकान ऐसे 0 से खड़ी करी, आज ठीक ठाक लेवल पर है, लेकिन काम फिर भी प्रोग्रेस नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता जिस हिसाब से हम सोचते हैं। तो अब देख रहा हूँ उनकी सोल वहाँ पर मौजूद है। तो मैंने कहा कि आपके पिताजी तो गए नहीं हैं, खड़े हैं तो यहाँ पर ही। उन्होंने फिर
उनको लगा कहना कि मैंने फील थोड़ा बहुत कभी किया है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा पता नहीं चलता, मुझे लगता है उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैंने कहा प्रभु आशीर्वाद ठीक है, लेकिन यहाँ केवल आशीर्वाद की बात नहीं है, आप उनकी प्रोग्रेस रोक रहे हो और आप अपनी भी प्रोग्रेस रोक रहे हो। आप उनका सम्मान दो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उनकी फोटो को कहीं अंदर रख दो और बार बार याद मत करो, और कुछ दिनों के लिए लगातार उनके नाम पर प्रार्थना करो, नाम जाप करो, जिसे हम तर्पण कहते हैं, श्राद्ध कहते हैं। एक बार दिल से श्रद्धापूर्वक उनको विदा करो। याद करते कभी कभी कैजुअली साल भर में 1 या 2 बार याद करने में आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डेली बेस पे उनकी फोटो को अगर ऐसे ही करके पूजते रहोगे तो ये सोल कभी यहाँ से जाने वाली नहीं है। उसको लग रहा है मेरी पूजा हो रही है लगातार, मुझे रोज भोग लगाया जा रहा है, मैं कहाँ जाऊँ यहाँ से। नहीं, ये उचित नहीं है। एक नियम है, नियम के तहत उसे जाना चाहिए और आपको भी उसे रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो एक बेसिक सी बात है, राइट। तो सर जैसे ना अब अगेन ये आपकी बात सुनने के बाद मेरे को ऐसा लगा जैसे कई बार ना ये चीज़ें भी सुनने में आई हैं कि कई लोग ये कहते हैं कि हम ना जो लोग जा चुके हैं उनसे दोबारा आपकी बात करा सकते हैं, आपका कनेक्शन करवा सकते हैं, उनसे कोई कॉन्टैक्ट डेवलप करा सकते हैं जो लोग ऑलरेडी पास अवे हो चुके हैं। इज दिस पॉसिबल? पॉसिबल होता है, पर मैं रिकमेंड नहीं करता, डेंजरस है। क्योंकि वो सोल किस कंडीशन में हो, अच्छी हो, बुरी हो, डरावनी हो, किस कंडीशन में आपके लिए उचित नहीं है वो। अनटिल अनलेस देखो, अगर कोई सोल ट्रांसेंड करके यमलोक तक आगे चली गई है, मतलब जिसको हम कहते हैं मुक्ति हो गई, यहाँ से वो चली गई, अब वो यहाँ से जा चुके हैं तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं उसको वहाँ से बुलाऊं। अच्छा, तो वो पॉसिबल नहीं, वो तो बात ही अलग हो गई। अब जितना मुझे पता है, अगर 100 लोग हैं, 100 लोग की डेथ होती है तो 40 तो निकल जाती हैं जो आगे की यात्रा पर चलेगी, तो उनकी तो बात खत्म, ये अगला जन्म ले लेंगी या जो भी होगा, इनके आगे की यात्रा होगी। 60 के करीब रुक भी जाती हैं। अब रुक जाती हैं वो थोड़े दिनों के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए, डिपेंड करता है उनको कैसा माहौल है। रीबर्थ से पहले डेथ एंड रीबर्थ के बीच के फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, बीच की बात हो रही है ये, राइट। तो अब उसमें अगर कोई सोल, मतलब जैसे उसको टाइम लग रहा है यहाँ पर, तो वो अगर 60 यहाँ पर रुकी, अब रुक के वो क्या करेंगे यहाँ पर, अनटिल अनलेस उसको कोई ऐसा माहौल मिलता है तो फिर वो रुकने का भी उनका ऐसा। अब जब हमने सोल्स की बात करी, अब ये एक हम उस टेंजेंट पे आ रहे हैं जहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि इज इट कि अगर बाय चांस किसी इंसान के साथ कुछ गलत हुआ हो, या एक इंसान कोई बदले की भावना से उसकी एंडिंग हुई हो, या कोई इंसान बड़े पेन में जिसकी डेथ हुई हो, रिवेंज की भावना के साथ एक इंसान की डेथ हो जाए, तो क्या उसकी सोल फिर उस चीज़ के लिए वॉन्डर कर सकती है? डेफिनेटली करती है, डेफिनेटली ऐसा करती है, क्योंकि ये होता ही होता है। आप सोच के देखिए ना, किसी का डेथ हमें बार बार सिखाया भी तो रिवेंज ही जाता है ना। बॉलीवुड की सारी मूवीज रिवेंज के साथ ही होती हैं, कहीं ना कहीं बदले का बदला, बुरा किया तो बुरा कर दो उसके साथ। ऐसा नहीं, हर जगह ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं माफ़ करके आगे मूव ऑन भी करना होता है। अब ये जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, पीछे एक लड़के के साथ एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसने कहा कि मेरी ना शादी नहीं होती, और जब भी कोई अच्छा काम करने लगता हूँ, शादी के विशेष रूप से शादी से जुड़ा हुआ काम, मेरा कभी सफल नहीं होके देता। उसने कहा कि मेरी एज लगभग उनकी 39 ईयर के आसपास की एज थी, और शादी के कई रिश्ते आके ऐसे ही हट जाते थे, वो मना ही कर देते थे वो लोग कुछ टाइम के बाद। अब हमने जब देखा तो उस व्यक्ति का जो पास्ट हमने चेक किया, इस बंदे के साथ क्या था कि किसी पिछले जीवन में इसने, ये किसी अमीर घर में का लड़का था और इसने किसी लड़के के साथ कुछ प्रॉमिस किया था, कहीं ना कहीं ये लोग फिजिकली भी इन्वॉल्व थे, लेकिन इसने उसके साथ प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक दूसरे का शादी करेंगे और एक दूसरे का साथ निभाएंगे। अब ये अमीर घर का लड़का, वो लड़की इसके चक्कर में बदनाम हो गई सब जगह पर, भाई उसके साथ ये इन्वॉल्व है। अच्छा, फिर कुछ समय के बाद इसने घर वालों के प्रेशर में कहीं और शादी कर ली, उस बेचारी का जीवन बर्बाद हो गया, उसने सुसाइड कर लिया उस लड़की ने। अब सुसाइड करते हुए उसके मन की जो फीलिंग्स थी क्या थी, तुम्हारे कारण मेरा जीवन बर्बाद हुआ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब वो जो एनर्जी है, अब कोई इसको कहे कि नहीं वो आत्मा है कि नहीं है, या ये तो आप हवाई कहानियां सुना रहे हो, आपकी मर्जी, आप इसे कहानियां सुनो या जो मर्जी कहो, लेकिन एक एनर्जी है जी, एक जीता जागता इंसान है, आपने उसको इतना टच किया, इतना तकलीफ दी, क्या उसे अंदर कोई भी पीड़ा नहीं होती होगी? जरूर होती होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अब उसकी सोल या उसकी जो एनर्जी है इसके साथ कनेक्टेड है। अब इस व्यक्ति का घर नहीं बसने देगी वो,
एज सिंपल एज दैट। तुमने मेरा घर, मतलब मेरे साथ तुमने इतना समय बिताया और तुम्हारे कारण मैं अपना जीवन कुर्बान कर चुकी हूँ और तुम अपना मजे ले रहे हो। बर्दाश्त नहीं है उसकी सोल को, उसकी सोल को। और इस जीवन में भी वो सोल की अटैचमेंट आज तक पेंडिंग है। हमने देखा कि उसकी सोल उसके आसपास में घूम रही है, मतलब एनर्जी उसके साथ कनेक्टेड है। कोई सोल कहे ना कहे वो उसकी मर्जी है, लेकिन एनर्जी है जो उसको किसी भी शादी के काम में, मंगल काम में उसको आगे नहीं बढ़ने देती। बाकी चीज़ें उसकी ठीक ठाक हैं, लेकिन इस चीज़ में कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अब वो क्या है कि वो नहीं, अब इसके लिए क्या रास्ता है? इसको बोला कि पहले तो यार उससे माफ़ी मांगो, सीरियसली माफ़ी मांगो, गलती तो तुमने बड़ी करी है, राइट। आज आप तुम जितने मर्जी कारण बता दो, लेकिन गलती तो है। फिर उसने कान पकड़े, माफ़ियाँ मांगी बार बार उस सोल के प्रति कि भाई मुझे माफ़ कर दो, होगी गलती जो भी होगी, लेकिन अब तुम भी क्यों अपने आप को बर्बाद कर रही हो? बचा कुचा जो जीवन है, मतलब जीवन तो क्या है, लेकिन मृत्यु के बाद भी तुम भी दुखी हो और मुझे भी दुखी कर रही हो। ना तुम्हारा कुछ हो रहा ना मेरा कुछ हो रहा, तो मुझे माफ़ करो। ऐसा करके उसने बार बार क्षमा मांगी। तो फिर वो सोल कुछ टाइम के बाद एक लाइट में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दी। इसने बोला कि मैं लगातार मुझे प्रेयर किया तो लाइट में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दी, एज इफ शी हैज़ लेफ्ट इट। और उसके बाद जो है इसने कहा कि जीवन चेंज हुआ, मतलब मेरा जो जीवन है वो बदला। तो कहीं ना कहीं एनर्जी है, बहुत काउंट करती है। आप किसी को भी तकलीफ दे रहे हो तो मल्टीप्लाई होके घूम फिर के वापस आनी है। तो सोल का ये जो जर्नी है, जो बीच में जो आपने कहा रिवेंज वाली जो फीलिंग है ना, जो जिस फीलिंग के साथ मर रहा है ना, वो फीलिंग के साथ वो लंबे समय तक वो सोल उसी एनर्जी जोन में रहती है। आपको पता नहीं मेरी बात ये कैसी लगे, पर मैंने ऐसी ऐसी सोल्स को फील किया है जो अब से मतलब 300, 400, 500 साल पहले की सोल्स हैं, जो अभी भी उसी एनर्जी जोन में अटकी हुई हैं। उनके साथ कुछ बुरा हुआ था, आज भी वो किसी की तलाश करेंगे, कोई मिलेगा तो मैं उसको ऐसे तंग करूंगी या परेशान करूंगी क्योंकि मेरे साथ बुरा किया किसी ने। वो सोल मतलब अभी तक रीबर्थ हुआ ही नहीं, रीबर्थ हुआ ही नहीं, वो अभी भी यहीं पे ही है। ऐसी बहुत हैं सोल। इन्हीं को हम नॉर्मली भूत प्रेत, डरावनी भाषा या कुछ भी हम यूज़ करते हैं, हम कहते हैं ना, मैं तो सोल वाली भाषा सिंपल कह रहा हूँ, लेकिन लोग इसी को भूत प्रेत फलाना ढिमका ये जो बातें बोल, ये एक्चुअली यही है। भूत मतलब जो भूतकाल में जी रहा है, जो भूतकाल में जी रहा है वो अपने पुराने पास्ट टाइम में ही जी रहा है। उसके लिए जीवन बदला ही नहीं है, वो वहीं पे उसकी बात एंड हो गई। उसने कहा कि इसके बाद चीज़ें ग्रो नहीं हुई, तो वो उसी को हम भूत बोल देते हैं। तो बस ये है कि भाई हम ऐसी कोई गलती ना करें जहाँ पर हम अपनी रिवेंजफुल वाली स्थिति के साथ हम जाएं दुनिया से ना। कभी कभी जो रिवेंज होता है ना, ये आपकी जनरेशन्स को तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है। एक बंदे का मेरे पास से आया कि उसने बोला कि मेरे पूरे परिवार को स्किन डिजीज़ है, पूरे परिवार को, एक को नहीं, दो को नहीं, कईयों को, परिवार में हर बंदे को लगभग स्किन डिजीज़ है। और स्किन भी ऐसी जैसे जलन होती है पूरी स्किन में, और कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करता। तो इसका जब हमने पास्ट देखा तो हमें पता चला कि इनके दादाजी के जो पिताजी, शायद पड़दादा जैसे कहूँ तो, पड़दादा के उनके जीवन में वहाँ पर उस समय में कोई लड़की ब्याह करके आई, शादी करके आई उनके परिवार में, और दहेज का चक्कर जैसे सदा से हमारे यहाँ पर एक बीमारी की तरह से रहा है, तो वो दहेज की वजह से उसको प्रताड़ित किया गया कि इसकी। अब फिर उसके इन्होंने डिसाइड किया कि जब दहेज नहीं दे रही है या उसके पिताजी नहीं मान रहे हैं तो इसको मार दिया जाए और इसकी दोबारा शादी की जाए। तो ऐसा करके उन्होंने एक बार उसको ऐसे उसके ऊपर वो केरोसिन वगैरह डाल के और जो भी उसको मारने वारने का। अब वो जो उसको जब बॉडी पे जो पेन हो रहा है, जब उसको जला रहे हैं उसके बॉडी को, तो उसको पेन जो हो रहा है वो चीख रही है वो उस समय में। तब उसने मरते हुए कसम खाई थी, जिस पीड़ा से जो मेरे को आज मेरी शरीर जल रहा है ना, तुम्हारी 7 पीढ़ियां ऐसे ही जलेंगी, 7 पीढ़ियां ऐसे ही जलेंगी। और ये कहा, ये बात घटना है अब से 3 पीढ़ी पहले की, समझो, परदादा के लेवल की। तो उससे फिर दादा, फिर दादा से पिताजी, पिताजी से इनके, और इनकी अगली जनरेशन को भी वो तकलीफ है। मैंने कहा कि अब देखो ये तकलीफ जनरेशनल पीड़ा बन गई क्योंकि आपने कर्स हुआ आपके ऊपर। अभी इसी कर्स को कुछ लोग शनि का प्रभाव बोल देंगे, अगर आप इसको ज्योतिष की भाषा में कहेंगे तो आपकी फैमिली कर्स है आपके ऊपर, ऐसा बोला जा सकता है, या मंगल का या शनि का जो भी मतलब प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, वटएवर। तो बात क्या हो रही है यहाँ पर कि इस समय आप जो चीज़ झेल रहे हो ना, अब इसका कोई ना कोई तो रेप्लिकेशन होगा ना। माफ़ी मांगो, कुछ करो, वहाँ से निकलो ना बाहर। तो इनकी एक पीढ़ी को बार बार उस सोल के साथ, उस आत्मा के साथ माफ़ी मांगनी चाहिए। और जहाँ तक हो सके स्किन डिजीज़ के लिए, मतलब ऐसी किसी सोल को किसी स्त्री के साथ दोबारा कैसा बुरा ना हो, इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए।
मतलब डाउरी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ इनको प्रयास करना चाहिए। वो सारे प्रयास जो होंगे वो इनको इस जीवन से इस गलती से मुक्त करेंगे, इस टाइप से। तो मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमने बात करी सोल्स की भी बात करी सर, हमने एनर्जीज की बात करी, हमने पास्ट लाइफ में जाने आने और उस बीच के टाइम फ्रेम की भी बात करी जब एक सोल की एक जगह डेथ हुई एक बॉडी में और दूसरी में वो एंटर करी, उसके बीच के फ्रेम की भी। बट आई गेस ये हर एक चीज़ मैंने देखा एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है, दैट इज़ आवर कर्मा बेसिकली, राइट। कि मेरे हाथ से जो चीज़ हुई है मुझे उसी का इफेक्ट आएगा अपनी लाइफ में, चाहे इसमें आए, चाहे अगली में आए, चाहे उससे अगली में आए। राइट राइट, झेलना तो पड़ेगा। एनर्जी है, कर्मा एक एनर्जी है ना। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करने को किसने रोका है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मेरे जीवन में सब कुछ बिंदास चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, खूब खुशियां हैं, खूब पैसा है। आखिर कोई अंबानी के घर में भी तो अनंत अंबानी पैदा हुआ, कुछ तो करके आया होगा ना भाई। सोने का चम्मच लेके क्यों पैदा हुआ? आप और हम क्यों नहीं पैदा हो गए? कुछ तो बात होगी ना। ऐसे अनेक लोग हैं जो बहुत खुश परिवार में हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि डिफॉल्ट उनका जन्म ही ऐसी गंदी बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी में हुआ है। कुछ तो कर्म करके आए होंगे ना यार, कुछ तो करके आए होंगे ना। बस कर्म का सिद्धांत आपको इसी चीज़ के प्रति अवेयरनेस देने के लिए है। समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो और 10-12 जन्म बिता लो, दुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ, उसके बाद फिर चले आना, फिर कभी तो समझ में आएगा। भाई जिस जगह पर रह रहे हो वहाँ का एक रूल है, कर्म का सिद्धांत जो बेस है, इसको सीख के इससे पार निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। फिर अब इसी कर्मों से मैंने आपको और भी कुछ पॉइंट जैसे पहले भी बोले कि क्या इन कर्मों के बेसिस पे अपना फ्यूचर हम चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज व्हाई नॉट। द आंसर इज व्हाई नॉट। यू आर नॉट टोटली टाइड अप। देखो, एक कर्म जीवन में आना है, किसी कर्म के वशीभूत, मतलब कोई ऐसा कर्म मैंने किया जिसके कारण इस जीवन में मेरा गरीब घर में जन्म हुआ, ये पॉसिबल है, बिल्कुल है। लेकिन अब मैं गरीब मरूंगा ये डिसाइडेड नहीं है। गरीब घर में पैदा जरूर हुआ, लेकिन परमात्मा ने मुझे वो जज्बा दिया, टैलेंट दिया, कुछ नॉलेज दी, कुछ ज्ञान दिया। अगर मैं उस ज्ञान का सही ढंग से यूज करता हूं तो मैं भी अमीर हो सकता हूं। व्हाई नॉट? पैसा भी कमाया जा सकता है, फेम भी कमाया जा सकता है। कितने ही घरों को में हमने देखा, कितने ही हमारे देश के प्रधानमंत्री, इसका एक जीवित उदाहरण है कि इतने गरीब घर से पैदा होकर आज टॉप मोस्ट पोजीशन पर बैठे हैं। ऐसे हमारे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। आखिर ये लोग भी तो हैं ही ना। इसका मतलब है कि इन्होंने, यानी पिछला जो कर्मों ने, ये अब कोई ऐसा सवाल कर सकता ना कि क्या पूरा जीवन ही मेरा कार्मिक ऐसे बीतेगा? नहीं, कर्मा बीच बीच में अपना प्रभाव डालते रहेंगे कुछ कुछ चीज़ों पे, लेकिन बाकी सब चीज़ें करने के लिए आप पूरी तरह फ्री हो जी। आपके पास फ्रीडम है नए कर्मा क्रिएट करने के लिए। तो कर्म का मतलब इतना सा है कि पिछले कर्मा से लर्निंग लो, और आगे से एक तो वो बुरे कर्म मत करो, और शुभ कर्मों के लिए करने से किसने रोका है? समाज की सेवा करो, लोगों को प्यार दो। एक चीज सिंपल सी याद रखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहीं पर काम करता है। जो दोगे वो मल्टीप्लाई होकर लौट के आएगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब आप, मेरे मन में अगर आज लविंग फीलिंग है, सबके प्रति एक प्रेम और दया का भाव है, ये पक्की बात है अगले जीवन में मुझे हजारों लोग प्यार करने वाले मिलेंगे। फिर हम कहते हैं क्या कर्म किए थे इस बंदे ने, इसके सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ या इतना फेमस हुआ। भाई इसने अपने फेमस होने के पीछे बहुत कुछ किया है। मैंने विराट कोहली का पास्ट लाइफ देखा था। मैंने उनका, अब देखो इतना फेमस, कोई भी कहेगा यार क्या बंदा है यार, कैसे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होके और दिल्ली से उठ के और कहाँ ही वेंट। 13th सेंचुरी में ही वॉज ए फिलोसोफर। ये विराट कोहली का पास्ट बता रहा हूँ। तो उस जीवन में इन्होंने खूब फिलोसफिक लेवल, ये रामचरितमानस के बारे में खूब प्रचार करते थे। अभी भी मुझे लगता है कि पता नहीं इनकी किसी ने इनकी जड़ें देखी हों, तो ही शुड बी वेरी वेरी स्पिरिचुअल, वेरी वेरी अंदर से बहुत गहरा उनको टच है स्पिरिचुअलिटी का। देखा गया विराट जी को प्रेमानंद जी महाराज के पास जाते हुए और उनसे नो, तो वो एक कहने की बात है, राइट। वो अब लोगों के सामने आया ना। अगर इसको थोड़ा सा पहले मैं शायद एक्सप्लोर करता तो पहले बताया जा सकता कि ये बंदा बहुत गहरा स्पिरिचुअल है, वो डीप फेथ है इसको भगवान की, उसमें जो प्रेम है ना। अब वो जो भाव है ना, वो किसी ना किसी रूप में दुनिया में आएगा। फिर दूसरे एक जन्म में एक राजपूत फैमिली में ये काइंड ऑफ एक किंग के लेवल पे एक सेक्रेटरी टाइप का था पहले, लेकिन फिर उसमें इन्होंने क्या किया कि ही वाज सो फेमस, किंग के गलत डिसीजन को भी ये कभी सपोर्ट नहीं करता था, राइट। एक बंदा अपनी बात पर स्टैंड लेता है, मैंने कहा तो फिर कहा, यानी सच्चा है वो, राइट। अब में से बहुत से लोग होते हैं हाँ में हाँ मिलाने वाले, राइट, चापलूस टाइप के। वो चापलूसी नहीं, जो कहा तो फिर कहा, सच है तो सच है, झूठ है तो फिर झूठ है। फिर किसी का तो वो जो चीज है ना, स्टैंड लेने की बात, फिर लोगों के हक के लिए लड़ना। आज भी मैंने कोहली जी के बारे में बहुत सी ऐसी बातें सुनी है, अपने टीम मेंबर्स के लिए लड़ जाया करते थे,
किसी से कोच से लड़ना पड़े या किसी गलत फैसले के ऊपर अपील करनी पड़े, ही यूज्ड टू डू दैट। ये जो चीज़ है ना, इसको लीडर बनाती है उन्हें एक। फिर अनेक लोगों के कल्याण के लिए इनके पास जब वो पैसा था, इन्होंने अनेक लोगों के कल्याण पर खर्च किया, अनेक लोगों के कल्याण पर, उनके एजुकेशन पर, उनके स्पोर्ट्स पर। ये स्पोर्ट्स वाली बात वहाँ से पैदा हुई कि ये लोगों को कि स्पोर्ट्स के थ्रू इन्होंने, राजस्थान के एक कस्बे की बात है जहाँ पर इनका जन्म था पिछला जो, उस जन्म में इन्होंने स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ाया और वहाँ के लोगों को, वहाँ के पहलवानों को बहुत मतलब बाहर से, उसके कारण वो गाँव फेमस हुआ जहाँ से बाहर के लोग भी आने लगे और फिर धीरे धीरे उस पूरे गांव की तरक्की के लिए पूरा जो क्रेडिट है वो इनका। अब प्रकृति वो सारी चीज़ों को प्लस करके देती है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हो ना, वो अगले जीवन में आपका क्रेडिट बनेगा और मल्टीप्लाई होकर बनेगा। और अब देखो कितना फेम है, कितना बात है, वो एक लेवल है। बाकी प्लस माइनस सबके जीवन में चलता रहता है, लेकिन जो फेम का जो बेस है ना, कहीं ना कहीं अपने कर्मा से आया। तो एक्सेप्ट करें इस बात को कि हाँ, कर्मा कितना बड़ा रोल प्ले करता है। आज हम अच्छे बीज बोएंगे, फ्यूचर में हम भी किसी ना किसी बड़े अच्छे लेवल पर जरूर होंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरी गेम ही कर्मा की है, जो हम कर रहे हैं, जो हमने पहले किए हैं, और जो गलतियां हुई हैं उनकी क्षमा मांग लें, इस बार सब सही करने की कोशिश करें, तो आगे अपना फ्यूचर हम खुद ही सॉर्टेड कर सकते हैं। राइट, डेफिनेटली। एंड सर, एक्चुअली टेलिंग यू, ये इतनी इंटेंस कॉन्वर्सेशन थी, शायद हमने इतने सारे दिमाग में टॉपिक्स थे अबाउट रेकी, अबाउट बहुत सारी चीज़ें, और मेरे को लग रहा है कि आज के एपिसोड में हमने सिर्फ बात करी पास्ट लाइफ की और हमने बात करी कर्मा की, और आगे बहुत सारे एपिसोड हमें बनाने पड़ेंगे। बट आज के एपिसोड में हमने बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल डिस्कशन किया। बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे पास ना सिर्फ सवाल ख़त्म हो जाए, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ जो आप बात कह रहे हैं। ये उतना इंसाइटफुल डिस्कशन था। आज आपने बहुत 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 अच्छी बातें बताई हैं, लोगों को एक मिरर दिखाया है कि यार तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारे कर्मा पे ही डिपेंडेंट है और कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब लोग पूछते हैं कि यार मेरे साथ क्यों, मेरी ज़िंदगी में क्यों, ये मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो उसके, चाहे अभी थे चाहे पहले की वजह से हो, बट आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो सर, बहुत 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 आज का पॉडकास्ट अच्छा था, बहुत इंसाइटफुल है, लोगों के लिए, ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो डेफिनेटली अभी आगे बहुत सारे और पॉडकास्ट आपके साथ लेकर आने हैं जिन पे और लाइफ के एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। आज हमने बात करी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हमारे कर्मा और हमारी सोल की जर्नी के ऊपर। आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इतनी नॉलेजेबल बातें बताई। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, इतनी चीज़ें शेयर करी। थैंक यू फॉर योर टाइम। आज के एपिसोड को यहीं पे वाइंड करते हैं एंड आगे अभी बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू संजीव जी। थैंक यू जी।